नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं विश्व वार्ता टीवी। आज हम आपको अपने महाराष्ट्र के राज्य ब्यूरो प्रमुख अविनाश पांडे के जरिए एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदीप शर्मा की। तो आइए देखते हैं अविनाश पांडे और प्रदीप शर्मा की खास बातचीत। वैसे तो आपका सफर बड़ा लंबा रहा है माफियाओं के सफाई में, और चाहे एक अध्यापक से लेके राजनीतिक के कुर्सी पे पहुंचने तक एक आपका एक अलग ही तजुर्बा रहा है। लेकिन चंद सवाल हम पूछेंगे जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर कि किस तरह से मुंबई माया नगरी पे अंडरवर्ल्ड का साया था और कहां से शुरुआत हुआ और किस तरह से खात्मा हुआ सर? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं जी। हार्ट ऑफ इंडिया जी इज मुंबई। तो नेचुरली पैसे का संबंध आता है तो क्राइम से जुड़े जो लोग हैं उनका यहाँ दबदबा था जी 80s में 90s में। तो हमारी बैच 84 में यहाँ आई। जी तो उस समय जैसा कि सभी को मालूम है, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, जी पठान गैंग्स, मनिया सुनो पठान गैंग, ये अच्छा, सब ऑपरेटिव थे उस समय। जी तो कुछ साल बाद मैं और मेरी बैच के लोगों का ट्रांसफ़र जी क्राइम ब्रांच हुआ। जी उसके बाद ये सब सिलसिला चालू हुआ। जी ऐसी कंडीशन थी एक समय कि अगर कोई शादी भी करता है तो मैरिज हॉल में जाके उसको गैंगस्टर का नंबर का चिट मिलता था कि इधर फ़ोन करो, नहीं तो इतना पैसा भेजो। अच्छा। कोई अगर अपने घर को, फ्लैट को रिनोवेट कराता है, जी उसको धमकी के फ़ोन्स आते थे। जी अगर कोई नई गाड़ी परचेस किया उसने जी तो उसको फ़ोन्स आते थे। इतनी बुरी हालत थी। जी। जबकि सर देखा जाए तो मुंबई के बगल समुद्र है और समुद्र से एक बहुत बड़ी तस्करी हुआ करती थी। उस दौरान ही कपड़ों की तस्करी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी होती थी, सोने की तस्करी होती थी। उसके बावजूद भी इतने ये माफिया ये छोटे छोटे मामलों में कहां घुस गए, कैसे पहुंच गए छोटे छोटे मैटर्स में? इनकी बड़ी बड़ी गैंग्स थी, जी तो इनके जो छोटे छोटे गुर्गे थे, जी सबको तो तस्करी का पैसा मिलेगा नहीं। जी जी बिल्कुल। सबको एक्सटॉर्शन में जी। माफिया पहले से ही अपना दबदबा बनाने के लिए जी पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। जी तो 82-83 से एक्सटॉर्शन स्टार्ट हुआ था। जी बिल्डिंग्स जो भू माफिया थे, जी। इन्होंने इनकी सर्विसेज लेना स्टार्ट कर दिया। जी फिल्म इंडस्ट्री में इनके इंटरेस्ट थे, जी स्मगलिंग में तो थे ही। तो धीरे धीरे सब स्टार्ट हो गया। हमारे दर्शकों को भी पता है कि लोगों में ऐसी चर्चा है कि 120 इनकाउंटर आपने किए हैं, 110 इनकाउंटर किए हैं। आज आपके ही मुंह से सुनना चाहते हैं एग्जैक्टली आपने कितने इनकाउंटर का आंकड़ा पहुंचाया है सर? आंकड़ा में तो मैंने जो फिगर है, आंकड़ा है, उस मतलब वो तो मैंने कभी गिना नहीं, लेकिन बहुत से गैंग्स को न्यूट्रलाइज किया है। हजारों गैंगस्टर्स पकड़े हैं मकोका के अंडर, टाड़ा के अंडर। टेररिस्ट हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, जी किडनैपर्स, अबडक्टर्स, जी डैकोइड्स, सबको न्यूट्रलाइज किया है हमारी टीम ने। जी। देखा जाए तो इनकाउंटर कहीं ना कहीं असंवैधानिक माना जाता है। साथ ही माकोका आपके लिए कितना सुविधाजनक था, और जबकि इनकाउंटर करना एक बहुत संविधान के हिसाब से लीगल नहीं है, तो ये सारी चीजें कैसे हो पाती थी, कैसे मैनेज हो पाती थी सर? नहीं, मैनेज एनकाउंटर्स बेसिकली कोई भी सुपीरियर नहीं बोलता है कि एनकाउंटर करो। जी सुपीरियर बोलता है कि पुलिस ऑपरेशंस करो। जी जैसे एम एन सिंह साहब थे हमारे कमिश्नर, जी वो एनकाउंटर वगैरह नहीं बोलते थे, वो बोलते थे पुलिस ऑपरेशंस करो। पुलिस ऑपरेशन हुआ है, उसमें गैंगस्टर न्यूट्रलाइज हुआ है, जी कभी पकड़ा गया है, कभी अगर उसने फायरिंग। एनकाउंटर्स या पुलिस ऑपरेशंस ये सब अचानक होते हैं, जी कोई प्री प्लान नहीं होता है। पकड़ने जाते हैं, सामने वाला इतना डेस्परेट होता है कि अगर पकड़ा गया तो पूरी ज़िंदगी जेल जाएगी, जी तो खुद को सरेंडर नहीं करता है। अगर फायरिंग करता है तो पुलिस टीम भी
जवाबी फायर करती है, उसमें इंजर्ड होता है, हॉस्पिटल भेजते हैं, जी। वहाँ कभी जिंदा रह जाता है, कभी मर जाता है। तो ये अचानक होता है, कोई इसके लिए प्री प्लान्ड ऐसा नहीं है कि मैंने ये किए। तो मीडिया का क्रिएशन है एनकाउंटर वगैरह। हम तो बोलते हैं कि पुलिस ऑपरेशंस हैं, गैंगस्टर न्यूट्रलाइज किया है। न्यूट्रलाइज वो पकड़ने से भी न्यूट्रलाइज ही होता है कि 5-7 साल मकोका टाड़ा के अंदर अगर गिरफ्तार होता है तो न्यूट्रलाइज बोलते हैं उसको। जी। अगर वो फायरिंग करेगा पुलिस पे तो जरूर जवाब उसको फायर ही मिलेगा। हालांकि उस दौरान भी बहुत सारे प्रश्न उठे थे, आज भी प्रश्न उठा कर रहे हैं हम। हर इनकाउंटर की लगभग एक ही रटी रटाई स्क्रीन होती थी कि आरोपी भागा, हमारे ऊपर जवाबी फायरिंग किया और हमने उसको जवाबी कार्रवाई में गोली फायरिंग की और वो मारा गया। नहीं, एक ही स्क्रिप्ट नहीं होती है। अभी कई रूम में हम लोग रूम को चारों तरफ से घेरते हैं, अगर रूम के अंदर से फायरिंग होती है जी तो हम लोग उसको गुलदस्ता तो भेंट नहीं करेंगे, जी, फायरिंग ही करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही लिखा जाएगा, जैसा हुआ वैसा लिखा जाता है। जी। उसके लिए कोई स्क्रिप्ट बनाते नहीं है। जी। जो इंसिडेंट हुआ, जैसी घटना हुई वो हिसाब से लिखते हैं। अभी दादर में एक पुलिस ऑपरेशन हुआ था, उसमें गाड़ी में लोग बैठे थे, उसमें अंदर से फायरिंग करने लगे, पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें 3 मर गए, 2 जिंदा रह गए। ऐसा भी होता है। तो स्क्रिप्ट सेम होती है ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भी होता है। अभी पुलिस वहाँ उनको पकड़ने गई तभी फायरिंग होगी ना। जी। अगर वो लोग भागने की कोशिश करेंगे तो फायर करके ही भागेंगे, बिल्कुल। धक्का मार के तो कोई भागेगा नहीं। बिल्कुल 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 क्योंकि सामने वाला 1 या 2-4 रहते हैं, पुलिस वाले 10-20 रहते हैं, बिल्कुल। तो पुलिस को डरा के भागने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रिप्ट सेम होने का वो रीज़न है। दौर ऐसा भी आया कि माफिया डरने लगे जब दाऊद और अन्य जैसे गौली जैसे लोगों को इनकाउंटर करने का प्लान चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे जितने माफिया डॉन थे वो राजनीति की तरफ मुड़ने लगे, बॉलीवुड में मुड़ने लगे, बॉलीवुड में यानी कि इन्वेस्टमेंट करने लगे अपने पैसों का। साथ ही राजनीति में जैसे बात करें तो गौली और उसके बाद हाजी मस्तान, ये सब जो बड़े बड़े माफिया थे ये सब राजनीति की तरफ आने लगे। उसके बाद आपके टीम की तरफ से कैसे कार्रवाई की गई और कैसे उनको बख्श दिया गया जब उनके भी काले चिट्ठी थे, उनके भी सेम ही हालात थे जैसे और पहले एनकाउंटर हुए थे, तो कैसे उनको बख्श दिया गया उस दौरान? मैंने पहले भी कहा है, एनकाउंटर प्री प्लान नहीं होते हैं, वो एक एक्सीडेंट होता है, अचानक होता है। जब भी अरुण गौली को पुलिस पकड़ने गई, क्राइम ब्रांच की टीम्स पकड़ने गई जी तो उसने कभी भी फायरिंग नहीं की। जी तो आप बोल रहे हो ना सेम स्क्रिप्ट होती है, तो इसमें स्क्रिप्ट ऐसी है कि उसने फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। जी उसको एक वाली शेट्टी एसीपी थे, जी। उन्होंने उसको अरेस्ट किया था, तो उसके पास 9mm कार्बाइन थी, मशीन गन, अच्छा जी लेकिन उसने फायरिंग नहीं की तो पकड़ लिया उसको। जी जी हाजी मस्तान फायरिंग नहीं की, और बेसिकली हाजी मस्तान तो एक स्मगलर था। जी बिल्कुल स्मगलर का मतलब क्या है? जो टैक्स की चोरी करता है, टैक्स इवेड करता है। जी। भू माफिया था? भू माफिया तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं था, स्मगलर था। ड्रग्स माफिया था? नहीं, स्मगलर था मेरे अच्छा, हिसाब से। स्मगलर था। हाँ, चांदी सोने का स्मगलर था जी। उस समय। अभी ड्रग्स था नहीं था ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन स्मगलर था वो कोई गैंगस्टर तो था नहीं। गैंगस्टर है दाऊद इब्राहिम, राजन, गौली, ये लोग गैंगस्टर थे। कहा जाता है कि आपकी जोड़ी और दया नायक जो बाद में रिक्रूटमेंट हुआ था, आप दोनों जन की जोड़ी बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही थी, जमीनी स्तर पर काम कर रही थी। ऐसा क्या हुआ कि दोनों जन में बहुत ही खिंचातानी हो गई, यहाँ तक कि कह सकते कि एक दुश्मनी सी पैदा हो गई? ऐसा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये सारा का सारा मीडिया का क्रिएशन है। आज भी दया के फोन मुझे आते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया क्रिएशन है, जैसे मीडिया ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाए वैसे एक स्टोरी ये भी प्लान कर दी। अभी मैं और नायक एक साथ हमेशा जिंदगी भर तो काम नहीं कर सकते जी रैंक्स का सवाल होता है। मैं सीनियर था, वो जूनियर था, जी तो मेरी जहाँ ट्रांसफ़र है उसकी वहाँ ट्रांसफ़र हो, वो मेरे हाथ में तो है नहीं। बिल्कुल। तो वो सब तो मीडिया ने लिख दिया कि इनमें लिफ्ट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी आज भी हम लोग मिलते हैं, मेरे घर आता है वो, कुछ प्रॉब्लम हो उसको तो मुझे बताता है, ऐसा कुछ भी नहीं।
दौर ऐसा आया, लखन भैया का मामला बहुत गर्म आया और उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी FIR हुआ और आपको अंदर भी जाए, हालांकि आप बाइज्जत बरी भी हुए। हाँ से ऐसे हो गए, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस तरह से फंस जाना अपने में एक सवाल खड़ा लखन करता है। भैया एनकाउंटर में मुझे फंसाया गया। जी 2006 की बात है, नवंबर 2006 में एक पुलिस टीम गई थी जी उसको पकड़ने, तो उसने फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जी तो वो लोग एक्चुअली जब पुलिस पकड़ने जाती है और ये ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जी। तो पुलिस जाके जी लोकल पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करती है जी गैंगस्टर के खिलाफ। ओके तो जो FIR रजिस्टर किया तो बाकी जो टीम मेंबर्स हैं जी सबके स्टेटमेंट्स होते हैं। जी तो जब 2006 की बात है, जी 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 बिल्कुल 6 में ये इंसिडेंट हुआ जी नवंबर में, जी तो जो टीम थी जी उसका हिस्सा मैं था ही नहीं। ओके मतलब मैं वो टीम का हिस्सा ही नहीं था, ना FIR में मेरा नाम है ना कुछ। कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी ज़बरदस्ती मुझे फंसा दिया था। जी तो कोर्ट के सामने आ गया कि ना 2010 में केस रजिस्टर हुआ उसमें और 2006 की बात है। तब तक तो मुझे मालूम नहीं था कि 2010 में लफड़ा होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, मैं अपना नाम नहीं डालूँ, ऐसा तो नहीं था। जी अगर मैं होता तो ज़रूर मेरा नाम जाता था उसमें। जी तो ये बेसिस पे मुझे छोड़ा, ओके। मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व था ही नहीं ऑपरेशन में। मुंबई के भाई यानी माफियाओं का खात्मा करने वाली पुलिस, ऐसा क्या हुआ कि मुंबई पुलिस को ही भाई लोग कहने लगे और यानी कि उनकी छवि जो बन गई माफिया टाइप की बन गई पब्लिक सहित माफिया के बीच में? क्यों भाई तो भाई के शब्द से नवाजा जाने लगा मुंबई पुलिस को? नहीं, ऐसा तो नहीं है कभी भाई। ऐसा हुआ है? नहीं, आप जब माफिया का सफाया हुआ तो कहा जाता था कि मुंबई में सबसे बड़ा भाई आज के दौर में खाली पुलिस है। नहीं, पुलिस तो हमेशा ही भाई रहता है। गैंगस्टर के ऊपर पुलिस रजिस्टर्ड गुंडा है। जी माफिया पे कंट्रोल लाने के लिए पुलिस जी, को जी उनसे दादागिरी करनी पड़ती है। जी उनको बिरयानी खिला के भूखे देके तो कंट्रोल में आएंगे नहीं। बिल्कुल तो पुलिस उनका ही भाई है, दादा है उनसे भी बड़ा। बिल्कुल ये तो अभी भी है। बिल्कुल पुलिस भाई नहीं है। अच्छे लोगों के लिए पुलिस बहुत अच्छी है। अगर कोई गुंडा है, माफिया है, पब्लिक को प्रतिनिधित्व करता है तो जरूर पुलिस उसके लिए भाई है। यानी संस्कृत में एक श्लोक है, सठे साठ्यम समाचरित, Yes. जैसे को तैसा। करेक्ट। तो मुंबई पुलिस की वही छवि है। यस यस, वही छवि है और वैसी ही रहनी चाहिए। जी। और मुंबई के यूपी पुलिस की भी वही चाहिए छवि है। जी। यूपी STF देखो कितना अच्छा काम करती जी है। यूपी पुलिस में भी आएंगे हम, आपसे उस पर काफी सारी बातें पूछ ली हैं और हमसे जानेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से बॉलीवुड से कनेक्शन देखे जा रहे थे, पुलिस का बॉलीवुड से बहुत ही गहरा नाता है। पुलिस का ऐसा कहा जाता है और बार बार मीडिया में भी आए हैं ऐसे सवाल कि बॉलीवुड में पुलिस वाले अपना पैसा लगा रहे हैं। एक सवाल ये कि बॉलीवुड में जो छवि पुलिस वालों की दिखाई जाती है उससे आप कितना सहमत हैं? और बहुत सारे मूवी भी बने हुए हैं पूरे एनकाउंटर के ऊपर। बॉलीवुड में पुलिस को हमेशा विलन दिखाया जाता है जी क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। जी जो असली हीरो है उसको विलन दिखाते हैं जी। और जो विलन है उसको हीरो दिखा देते हैं। गैंगस्टर को ग्लैमराइज करते हैं फिल्म में, बिल्कुल बिल्कुल और जो पुलिस है उसको डिमोरलाइज करते हैं। बिल्कुल तो गलत है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली आजकल पुलिस इतनी शार्प है, इतनी होशियार है, इतनी टेक्नो सेवी है जी कि अगर गैंगस्टर सोचता भी है ना कि मैं इसको मारूं, इससे बिल्कुल पैसा एक्सटॉर्ट करूं, बिल्कुल तो पुलिस को मालूम पड़ जाता है। जी इतनी एडवांस है पुलिस। नहीं तो फिल्म में दिखाते हैं कि इंसिडेंट हो गया उसके बाद पुलिस गई है। बिल्कुल अब तो पुलिस पहले ही पहुंच जाती है, भाई तू संभाल, जी तेरे ऊपर ऐसा ऐसा कुछ बिल्कुल। लोग तेरे बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल पहले ही अलर्ट कर देती है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पुलिस को जानबूझ के फिल्म वाले, जी कुछ प्रोड्यूसर्स जी पैसे कमाने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए छवि को खराब किया है। नहीं, समय समय पे दबंग जैसी भी छवि दिखाई जाती है। नहीं, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन ऐसा बना दिया है, फिल्म देख के ऐसा हो जाता जी। है कि पुलिस तो करप्ट है, बाद में आती है, क्राइम सीन क्राइम होने के बाद आती है, जी ऐसा बताते हैं।
वो सब टोटली गलत है। वो मैं तो बोलता हूँ पुलिस है, पुलिस का एक ही मोटो है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी क्राइम को प्रिवेंट करो, जी उसको होने ही मत दो, जी जो बॉम्बे पुलिस हमेशा करती है, मुंबई पुलिस। बिल्कुल। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे, जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस समय माफियाओं का राज है, यानी कि कहा जा सकता है कि गुंडा राज है, और योगी जी सतत प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि वहां पे जो छोटे से गुंडे से लेकर बड़े गुंडे हैं वहां की शांति व्यवस्था भंग ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए उनको आपके राय में? मेरा तो मानना है कि जो यूपी पुलिस है, पूरे देश में सबसे ज्यादा टेक्नो सेवी यूपी पुलिस है। जी इलाहाबाद में एक ब्लास्ट हुआ था, जी हनुमान मंदिर में, संकट मोचन जी, बिल्कुल। मंदिर में एक ब्लास्ट हुआ था। हाँ। 1-2 लोग मर गए थे शायद उसमें, जी कुछ लोग इंजर्ड थे। जी जी तो बिल्कुल। कुछ 8-10 साल हो गए इस बात को, जी ज़्यादा हो गए। करीबन तकरीबन। तो वहाँ मैं यूपी एसटीएफ की बात कर रहा हूँ, ओके वहाँ पीके मिश्रा और अरविंद चतुर्वेदी, जी जिनके साथ मैंने बहुत से ऑपरेशंस जॉइंटली किए हैं मुंबई में, जी तो उन्होंने 48 घंटे में जी जिन्होंने ये किया था, जी ब्लास्ट किए थे, उनके नंबर्स ढूंढ के निकाले और बाद में उनको पकड़ लिया 48 घंटे में। जी न किसी को मालूम था कौन इन्वॉल्व है, न किसी ने क्लेम किया था। जी तो ये है यूपी पुलिस, मतलब कितनी अच्छी पुलिस है। बिल्कुल। पीके मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, जो अब रिटायर हो गए एसीपी बोल के, जी एक लैपटॉप लेके बैठे जी और इतना वो ऑफिसर टेक्नो सेवी है कि उसने जो नंबर्स वो टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे जी वो 48 आवर्स में ढूंढ के निकाले थे। जी तो आप कैसे बोलोगे यूपी में पुलिस की छवि खराब है? पुलिस की छवि बहुत अच्छी है यूपी में। जो बहुत पहले क्राइम था, अब वो क्राइम कहाँ है? जी जो गैंगवार टाइप क्राइम था, जी ऑर्गेनाइज क्राइम था, जी। वो नहीं है अभी यूपी में। क्या अब कि- बताओ ये रेप वगैरह ये तो एक इंसिडेंट्स हैं, ये कोई बड़ा माफिया इसके पीछे शामिल नहीं। मैं माफियाओं की बात कर रहा हूँ। ओके ओके माफिया टाइप क्राइम आप बताओ कितने दिन से वहाँ नहीं हुआ है? ये तो पहले की बात अलग थी, बाद में यूपी पुलिस ने पूरा उसको कंट्रोल किया है। मतलब आप मानते हैं कि योगी सरकार क्राइम पे Definitely. कंट्रोल कर पा रही है? डेफिनेटली कंट्रोल कर पा रही। ने तो आप सोचो पहले कितनी वारदातें होती थी, एमएलएज मरते थे, एमपीज मरते थे, मिनिस्टर्स मरते थे। अब क्या है आप बताओ? फिर ऐसे में ये समझ में नहीं आता कि शिवसेना के सुप्रीम उद्धव ठाकरे साहब लगातार योगी सरकार पे आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते रहते हैं जब वहां की पुलिस मैं काफी सकुशल है? मैं ये बात एज ए पुलिस ऑफिसर बता रहा हूँ। जी जी एक फिल्म थी अब तक 56, जी उसमें नाना पाटेकर का कहना है, वंस ए पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस मेरा पहला प्यार है। जी ये पॉलिटिक्स वगैरह तो बात की बातें हैं। जी तो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ की पुलिस इतनी सक्षम है। जी वहाँ की पुलिस, दिल्ली की स्पेशल सेल ले लो, जी दिल्ली में 10 साल में कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है? जी कोई नहीं, तो कैपिटल है इंडिया की। जी जी इंडिया की कैपिटल है, तो उस हिसाब से वहाँ पे क्राइम कहीं ना कहीं बीच में बाटला और 2-3 केसेस हुए थे। नहीं, बाटला हाउस मतलब न्यूट्रलाइज ही किया ना जी उनको, बिल्कुल। टेररिस्ट को। जी तो वहाँ की भी पुलिस भी बहुत अच्छी है, जी जिनसे मेरा संबंध आया, मैं ऑफिसर्स को जानता हूँ। अच्छा, यूपी की पुलिस नंबर 1 है, टेक्नो सेवी पुलिस यूपी की पुलिस है। भारत में सबसे बेस्ट पुलिस कहाँ की है? भारत में अभी देखो मुंबई है, यूपी है, तेलंगाना, ओके वहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। दिल्ली स्पेशल सेल अच्छे लोग, इनसे मेरे संबंध आए इसलिए मुझे मालूम है। और भी अच्छे होंगे लेकिन मेरे इनसे जी कभी संबंध नहीं है। जी पुलिस अब थोड़ा सा बैक साइड में फिर बात करते हैं कि जब माफियाओं का राज था, एक दौर ऐसा भी आया कि पुलिस पे लगातार आरोप प्रत्यारोप लगने लगे कि माफियाओं की मुखबिरी करते हैं पुलिस। ये बात कहाँ तक जाहिर है सर, सच है? पुलिस को माफियाओं की मुखबिरी करने की क्या जरूरत है? पैसों के लिए सर, कोई जरूरत बार बार ये बात आई है मीडिया में। नहीं। मीडिया क्रिएशंस हैं, मीडिया को अपनी स्टोरी बेचनी होती है। जी
तो सबसे ज़्यादा रास्ते पे न्यूज़ में कौन रहता है? पुलिस ऑफिसर रहता है। जी। तो उसको वैसा बना दो। सब मीडिया क्रिएशन से, नथिंग लाइक दैट। कोई भी पुलिस ऑफिसर माफिया को हेल्प नहीं करता है। अब कुछ इंसिडेंट होते हैं कि कांटा कांटे से ही निकालते हैं, जी बिल्कुल। लोहा लोहे को ही काटता है। तो उनके कुछ लोग एज ए इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हो सकते हैं, जी पुलिस इस्तेमाल करती है उनको, लेकिन मुखबिरी नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल। देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब तक दौर ऐसा था कि मुंबई पुलिस राजनीति के साए में काम किया करती थी, लेकिन जग जाहिर नहीं होता था। लेकिन दौर ऐसा अब आया है, जो करंट पिछले 3-4 महीने के सिचुएशन हम देखें, जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर, एक चैनल, 2 चैनल, कुछ चैनल्स की बात कर रहा हूं, जिसको उद्धव ठाकरे साहब लगातार टारगेट करके बयानबाजी कर रहे हैं, और वहीं मुंबई पुलिस उनके ऊपर एफआईआर भी कर रही है। तो ये सारा प्रकरण से आप कितना सहमत है कि मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली सही है या नहीं? मुंबई पुलिस को मैंने 36 साल दिए मेरे से। करंट सिचुएशन से नहीं, सुनो मेरी जी। बात। मुंबई पुलिस को मैंने 36 साल दिए अपनी जी, जिंदगी के। जी 18 घंटे 24 घंटे में से काम किया है मैंने। जी कभी कभी 4 दिन घर पे नहीं गया हूँ। जी मुंबई पुलिस इतनी सक्षम है। जी तो अभी जो फिलहाल मैटर है उसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, जी। क्योंकि मैं पुलिस में नहीं हूँ। जी लेकिन मुंबई पुलिस जो कर रही है वो सच कर रही है, जी। इतना मैं जानता हूँ। परमवीर सिंह साहब, उनकी इंटीग्रिटी, इम्पेक्केबल इंटीग्रिटी है। जी गौली गैंग को, शकील गैंग को ख़त्म करने में उस आदमी का जो योगदान है सिटी में, जी उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। जी सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, इनको परमवीर सिंह साहब ने तैयार किया। आपने नाम तो सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये ऐसा ऑफिसर है, जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर है, किसी को डरता नहीं, भले हो कोई भी हो। फिलहाल क्या है इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक नंबर का ऑफिसर है। इतना निडर, बहादुर, सपोर्टिव ऑफिसर नहीं है मुंबई पुलिस में दूसरा। कहीं ना कहीं देखा जाता है, जनता का यह ओपिनियन है, खाकी पे खादी हावी है। आप इस बात से कितना सहमत है सर? खाकी खाकी है, अपना काम करती है। लीडर्स आज हैं कल नहीं है, खाकी हमेशा वही रहती है। कुछ ऑफिसर्स का ऐसा भी कहना है कि हमारे संविधान के 3 स्तंभ, कार्य, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो विधायिका और न्यायपालिका की वजह से कहीं ना कहीं कार्यपालिका जिसके अंतर्गत पुलिस आती है, उस पर लगातार ये दबाव बन ही जाता है, ना चाहते हुए भी। ये बात कहां तक सही है? मेरा तो नहीं मानना। संवैधानिक स्तर पे, संवैधानिक स्तर पे नहीं नहीं, पुलिस का काम करती है। पॉलिटिशियन आज है, आज मिनिस्टर है, कल नहीं है। पुलिस तो 40 साल उसको नौकरी करनी है। जी। तो ऐसा कोई दबाव वगैरह पुलिस मानती नहीं है। पुलिस को ऐसा आदत होती है। यूं तो आपके पुलिसिंग कैरियर में बहुत सारे उपलब्धियां हासिल किए हैं आपने, लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसी उपलब्धि जो सबसे अलग हो, जब सबसे डिफरेंट टाइप का हो और सबसे चुनौतीपूर्ण रही हो, वो कौन कौन थी? अभी मैं लिस्ट गिनने लग जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। जी लेकिन जब कुछ टेररिस्ट को मारा था मैंने लश्कर तोयबा के, जी वो अच्छी उपलब्धि थी। IC-814 जो प्लेन, इंडियन प्लेन जी काठमांडू से जी खंदार ले जाया गया, बिल्कुल। उसमें जो इन्वॉल्व टेररिस्ट थे, जो इनकी बी टीम थी मुंबई में, जो बड़े बड़े हमले करने वाली थी आत्मघाती, जी उनको मैंने न्यूट्रलाइज किया था। जी बड़े बड़े गैंगस्टर्स को न्यूट्रलाइज किया है। जी मतलब हर दिन एक उपलब्धि होती थी उस समय, इतना क्राइम था। जी जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, उसमें मेरा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो भी कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ। खाकी से खादी की तरफ आपका रुझान कैसे बना सर? पुलिस की नौकरी करते करते पुलिस ने मुझे बहुत कुछ दिया। जी फेक एंड 7-8 महीने मेरे बाकी थे। मैंने एक फाउंडेशन की स्थापना की थी मेरे दोस्तों ने, PS फाउंडेशन। जी, बिल्कुल। उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2015 में महिला सशक्तिकरण। जी महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनको सक्षम करना, उनके लिए काम करना। तो मुझे ये शुरुआत हुई थी, उसके 2 साल बाद 17 में
करीब 18 में, 2 साल पहले जी 12,000 महिलाओं ने राखी बांधी थी। जी तब से मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बढ़ने लगा जी। और मैं समय से पहले ही रिजिग्नेशन दे दिया था जी बिल्कुल मेरी जॉब का। जी और इलेक्शन, सेना से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उद्धव सर से, जी फैमिली से मेरे अच्छे संबंध हैं। जी बाला साहब थे तब मुझे हमेशा बुलाते थे, पूछते थे जी कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ तो पूछते थे ये ऑपरेशन कैसे हुआ, जी तुझे कैसा लगा, ये मतलब जी बिल्कुल आत्मीयता से पूछते थे। जी मेरा इनकी तरफ बिल्कुल रुझान था तो मैंने एक पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन पार्टी ज्वाइन ही नहीं की बल्कि इलेक्शन नाला भी से लड़ा। से इलेक्शन भी आप विधानसभा का लड़े, लेकिन और ये 1 लाख से ज़्यादा वोट लोगों ने मुझे दी। जी अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार आप लड़े और वहां से 1 लाख से अधिक वोट पाए, लेकिन कमी कहाँ हो गई सर? कमी मेरे पास समय नहीं था, मुझे जल्दी रिलीव नहीं किया गया। 15 दिन ही मिले मुझे प्रचार के लिए, अगर ज़्यादा मिलते थे जी तो और ही कोई स्टोरी होती थी। प्रचार में कमी रह गई, जमीनी स्तर टटोलने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे। जी मतलब वो 5.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो जो नॉर्मली होती है 2.5 लाख की, जी 2.5 से 3.25 लाख की, वो डबल कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जी और नया था उधर में, तो ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं था। लोग मुझे जानते थे लेकिन मैं उन तक पहुंच नहीं पाया। उस दौरान सर, इलेक्शन के दौरान ही कुछ आपके कमेंट्स आए थे जो मीडिया में बहुत दौड़े हुए थे कि जिस तरह से वहाँ पे ठाकुर लावी यानी हितेन ठाकुर की पूरी टीम हावी है, यानी कि वहाँ पे उनका ही दबदबा माना जाता है, वर्चस्व माना जाता है। ऐसे में आपका एक कमेंट आया था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा वो कमेंट। नहीं, मुझे तो याद नहीं है कमेंट, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वहाँ की जो जनता है जी उनको ये ठाकुर फैमिली का श्राप लगा हुआ है, जी कर्स है ये लोग वहाँ की जनता के लिए। जी क्योंकि न कुछ आप जाके देखो, वहाँ बुरी हालत है, बिल्कुल बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। बिल्कुल खाली ठाकुर फैमिली का डेवलपमेंट जी हुआ है, जी न किसी को ये लोग कुछ समझते हैं न कुछ। 90s से उनकी सत्ता चली आ रही है। नाला सोपारा विधानसभा से आप इलेक्शन लड़े थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ी लॉबी, यानी कि उसको छोटा उत्तर प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पे उत्तर भारतीय रहते हैं। और सहयोग बस आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जन्म उत्तर प्रदेश से, हमारा भी जन्म उत्तर प्रदेश से है। अब इलेक्शन तो बीत गया, आने वाला 3 साल तो करीब अभी देखना ही, किस तरह से अब जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? अब ये कोविड पेंडेमिक में जी अलग अलग रूप से हम लोग जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो और नदी दोनों के लिए जी जो हेल्प हो सकती है, जो सोसाइटी ने हमको जो दिया है उसको रिपे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी मेरी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है कि मैं ये बनूँ और वो बनूँ। जी एक ऐसा कुछ पावर चाहिए कि जिसके थ्रू लोगों का भला हो सके। बिल्कुल तो जो सोसाइटी ने मुझे दिया है वो रिपे करने की कोशिश कर रहा हूँ, जी। बस इतने ही। एक बेहतर पुलिस ऑफिसर से अब आपकी छवि एक बेहतर राजनीति की तरफ आ चुकी है, यानी पहुंच चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है कि आपसे राजनीतिक सवाल करना भी जायज है। जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, 3 पहिए की सरकार बताई जा रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार 3 पहिए की सरकार है। भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि कभी भी ये इनके चक्के निकल सकते हैं और कभी भी सरकार धड़ाम से गिर सकती है, कभी भी सरकार धड़ाम से गिर सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इस पे सर? ये बात मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ और मेरे ख्याल से अगले 4 साल तक यही सुनूंगा। इसी से रिलेटेड बात और है कि जिस तरह से कोविड महामारी आई, लगातार भाजपा के कुछ दिग्गज नेता शिवसेना के नेता पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, चाहे कोविड सेंटर बनाने की बात हो या फिर हाल में ही आर्य कॉलोनी पे एक फैसला आया है, उद्धव सरकार की तरफ से लिया गया है कि कांजूरमार्ग शिफ्ट किया जाएगा। उनमें बताया जा रहा है कि 4,000 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है। फिर उसके बाद कोविड सेंटर में घोटाला किया गया। क्यों आखिर, और क्यों सरकार प्रॉपर, मतलब कि शिवसेना सरकार जवाब नहीं दे रही ढंग से? जो ये घोटाले के बारे में बता रहा है, प्रूफ के साथ बतावे
मैं तो बोलने में तो वचनम किम दारिद्र्यम, कोई कुछ भी बोल सकता है। और जहाँ तक आर्य कॉलोनी का सवाल है, हजारों लाखों पेड़ काटने की जरूरत नहीं थी। जी ओपन लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है कांजूर मार्ग में, वो शिफ्ट किया है, तो घोटाला क्या सवाल है इसमें? जी ऑन द कॉन्ट्री पैसा सेव किया है, जी घोटाला नहीं है बिल्कुल। जो ग्लोबल वार्मिंग है जी उसकी मार मुंबई को न पड़े, जी इसलिए जो लाखों पेड़ कट रहे थे उनको रोका गया है, इसलिए वहाँ शिफ्ट किया गया है। आदित्य ठाकरे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था सर। हाँ, इसलिए वहाँ शिफ्ट किया गया है। जी एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो। जी। एक महत्वपूर्ण विषय सर जो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, आप पुलिस में थे या राजनीति में हैं, उसके बावजूद भी आपका जो पीएस फाउंडेशन है उसके माध्यम से आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, हम भी जानते हैं और आप भी बताया अभी। तो उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे हैं पीएस फाउंडेशन के, और ये ऑर्गेनाइज करने का पूरा कॉन्सेप्ट विचार आया कहाँ से? 2015 में ये विचार मैंने जब पहले बताया, मेरे कुछ दोस्तों ने इसकी स्थापना की थी पीएस फाउंडेशन की, तो उसके थ्रू हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण जी शुरू किया महिलाओं का। जी उनकी अलग अलग बचत गट्स बनाए, जी तो गवर्नमेंट की जो योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, जी उन तक पहुंचती नहीं थी, वो पहुंचाने का काम किया पीएस फाउंडेशन के थ्रू। जी बाकी सब जो सोशल वर्क है, सोशल कॉज है, उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। जी। शिवसेना के आप बहुत चहेते माने जाते हैं सर, ऐसा पब्लिक में भी किंवदंती है और मीडिया में भी। एमएलसी बटने वाली है और लगभग कुछ नाम डिसाइड भी हो चुके हैं। नहीं, वो मुझे उसके बारे में मुझे कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन क्या आपको मौका मिलेगा ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, वो तो हमारे उद्धव साहब भी डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जी काम करते रहता हूँ जी और फैमिली से मेरे बरसों पुराने ताल्लुकात हैं। जी सर, पुरानी यादों पे एक बार ताजा करेंगे फिर से। कितने इनकाउंटर किए आपने सर, क्या आंकड़ा है आपका? आंकड़ा हम जानना चाहते हैं सर, और पूरी जनता जानना चाहती है, क्योंकि नहीं। मीडिया और हर जगह जहां जहां जो भी अलग अलग आंकड़े दिए होते हैं, कहीं 150, कहीं 120, कहीं 130, निश्चित आंकड़ा किसी को नहीं पता है। आज तक मैंने कभी नहीं बताया क्या है, मैंने खुद ने गिना नहीं। ऑपरेशंस किए हैं बस, इतना ही मुझे मालूम है। काउंटिंग में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वो मीडिया क्रिएशन है टोटली। मुंबई को भय मुक्त, क्राइम मुक्त हम लोगों ने करने की कोशिश की है, उसमें मेरा भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, बस इतना ही कहूँगा। टोटल कितने हुए रहेंगे इनकाउंटर आज तक? मैं वो हिसाब से हम लोग कभी गए नहीं। कुछ तो आंकड़ा सर आपके माइंड में आ रहा होगा, 500 क्रॉस कर गया कि नहीं? नहीं, वो कुछ वो नहीं है, वो सब मीडिया क्रिएशन है। हम लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या, कोई भी ऑफिसर ध्यान नहीं देता है। हम लोग स्पेशली पुलिस ऑपरेशन बोलते हैं कि उसमें 1 मरा 4 मरे, वो अलग बात, या पकड़े गए। आपके छवि के ऊपर पहले भी मूवी आ चुकी है, कुछ मूवी, अब तो आप राजनीति में आ गए हैं, तो क्या मान के चले फिर कोई मूवी आएगी जल्द अब राजनीति के दृष्टिकोण से? नो आइडिया। अभी तो राजनीति क्षेत्र में मैं आया हूं, तो अभी तो केजी में ही हूँ और आगे बढ़ना है मुझे। जी, भविष्य में क्या प्लान है आगे? भविष्य में लोगों से जुड़े रहना, यही प्लान है मेरा। जी, जो हेल्प हो सके उतनी करूँ। जी, धन्यवाद सर। तो ये था हमारे साथ सुपर कॉप के सुपर पुलिस ऑफिसर, जो कि मीडिया के हिसाब से, सर अपने मुंह से तो नहीं खुल रहे हैं, मीडिया के हिसाब से 150 से भी ज्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं पूरे मुंबई शहर में, और आपने उनकी बातचीत को सुना। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और सबसे पहले आपसे एक विनती है कि विश्व वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसे जरूर कमेंट में लिखिए, और हम जल्द ही आपको अगले ऐसे ही शख्सियत से मिलाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व वार्ता टीवी।